नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम नज़दीक है, जिसके लिए जो अभ्यास सीरीज चल रही है उस पर 40,000 एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके संबंध में जो सैटरडे वाली क्लास थी वहाँ पर कोई क्लास नहीं हुई थी, ठीक है ना, किसी कारणवश, तो वो क्लास कैंसिल हो गई थी पूरे दिन की। तो आज संडे को हिस्ट्री की जो मिडिएवल क्लास है, हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो मिडिवल वाला पार्ट है, इसको हम लोग आज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास नंबर आज दूसरे नंबर की क्लास है। पहली क्लास हम लोग कर चुके हैं जिसपे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज दूसरे नंबर की क्लास है और आज के क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो मिडिवल हिस्ट्री है खासकर, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मिडिवल हिस्ट्री का ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न और इसको उत्तर देना है। क्या है? उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? और मैंने आपको कई बार बताया है कि कुछ स्टेटमेंट आपको अच्छे एग्जामों में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, स्टेटमेंट के प्रश्न, वो चाहे स्टेटमेंट आपके पॉलिटी के हों। पॉलिटी में भी आपको मैंने काफ़ी स्टेटमेंट बताए हैं, पॉलिटी की सिर्फ 3 ही क्लास हुई है, उसे मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताए हुए हैं। ठीक है, और जैसे मिडिवल हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, सब में स्टेटमेंट कुछ ना कुछ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रांता थे, प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे? अरब थे, अरबों ने आक्रमण किया था। अरबों के बाद कौन आए थे? तुर्क आए थे। और तुर्कियों में ही सबसे प्रमुख कौन था? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी ने ही भारत में सत्ता स्थापित करना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये दिया है एम हबीब ने। ठीक, एम हबीब ऑप्शन है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं है, आपको केवल स्टेटमेंट नाम या जो प्रमुख स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं वो जरूर याद करने हैं। क्लियर है? एम हबीब। आगे देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के लिए आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो इस प्रकार के सिक्के जारी करने वाला एक ही शासक था, मोहम्मद गौरी। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी जो तुर्क आक्रांता था, इसने हिंदू देवी की आकृति अंकित हो ऐसे सिक्के जारी किए थे। इसके जो सिक्के थे, किस प्रकार के सिक्के थे? तो याद रखना, देहलीवाल के सिक्के नाम थे सिक्कों के। ठीक है ना, देहलीवाल के सिक्के। और देहलीवाल के सिक्कों पर किस देवी का आकृति अंकित थी? तो देवी लक्ष्मी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, देवी लक्ष्मी। ठीक है ना, अगर पूछेगा कौन सी देवी के आकृति अंकित थी तो देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी मोहम्मद गौरी के सिक्कों में। सिक्के कौन से? देहलीवाल के सिक्के। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था। तो देखिए, हौज ए खास क्या है? मैंने एक राजा के या एक शासक के बारे में बताया था आपको पिछले वीडियो में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एके लिख दे रहा हूं, एके, अलाउद्दीन खिलजी मतलब एके। ठीक है, एके ने क्या क्या किया? एके ने क्या किया कि पिछली बार मैंने इसकी कई उपाधियां बताई थी, और एके ने दिल्ली में एक सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। सीरी फोर्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि सीरी फोर्ट का निर्माण कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। सीरी फोर्ट, या फोर्ट को क्या बोलते हैं? किला बोलते हैं, तो सीरी फोर्ट या सीरी किला ऐसे आ जाएगा। इसी फोर्ट में क्या किया है अलाउद्दीन खिलजी ने? 1000 खंभा का निर्माण करवाया। ये आपको पता होना चाहिए, किसका निर्माण? 1000 खंभा का निर्माण करवाया। ठीक है, इसी फोर्ट में उसने एक तालाब बनवाया। तालाब, इसी तालाब का नाम क्या है? हौज ए खास। अगर हौज ए खास ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं तो और इसका एक दूसरा नाम है हौज ए रानी। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपली पूछता है कि हौज ए खास या हौज ए रानी का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कहां पर? सीरी फोर्ट में।
सीरी फोर्ट में कहाँ है? दिल्ली में। क्लियर है? और सीरी फोर्ट में ही इसने 1000 खंबा का निर्माण करवाया है। एक चीज और याद रखना है यहाँ पर, हौज खास, हौज रानी एक तालाब है, किसने निर्माण करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आपसे पूछ ले हौज ए शमसी, समझिएगा बहुत अच्छे से, हौज ए शमसी का निर्माण किसने करवाया है? हौज ए शमसी का निर्माण करवाया है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। ये क्या है हौज ए शमसी? ये मीठे पानी का तालाब है, मीठे पानी का तालाब। इसका निर्माण कहाँ करवाया है उसने? तो याद रख लेना, बदायूं में। कहाँ पर? बदायूं, यूपी में। क्यों बदायूं में ही? क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो शासक बनने से पहले बदायूं का ही गवर्नर था। ठीक है। और अगर आपसे पूछता है एक और प्रश्न कि बदायूं में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, तो भी आप इल्तुतमिश ही टिक करोगे। समझिए, बदायूं में ही क्या? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, अलग अलग जामा मस्जिद बनी है, तो जामा मस्जिद कौन सी जामा मस्जिद? बदायूं वाली। किसने निर्माण करवाया? इल्तुतमिश ने। जैसे एक संभल में जामा मस्जिद है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया है। ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है। क्लियर है? तो हौज खास, हौज रानी अलाउद्दीन खिलजी, और हौज शमसी इल्तुतमिश। क्लियर? चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया का मतलब है कि द्वितीय सिकंदर की एक उपाधि धारण की। तो मैंने आपको पिछले टर्न पर बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी को ही क्या बोलते थे? द्वितीय सिकंदर बोलते थे। और क्या क्या बोलते थे? तो सिकंदर ए सानी बोलते थे, जनता का चरवाहा बोलते थे, जनता का चरवाहा, है ना। तो कई सारी इसकी उपाधियां थी, तो मेन उपाधि आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखें। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए, कई प्रकार के टैक्स लगते थे। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख जो प्रश्न बनते हैं उनमें एक टैक्स से भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं। तो याद रखना है, ग्रह कर, मैं लिख दूं घड़ी कर, घड़ी कर और चरी कर, ये दो प्रकार के कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था एके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया। पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा, इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली किसने लागू की थी? इल्तुतमिश ने। पहली चीज इल्तुतमिश। अगर आपसे पूछता है इक्ता प्रणाली लागू करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इक्ता प्रणाली क्या थी? इक्ता प्रणाली सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि भैया वेतन के बदले हम जमीन के टुकड़ा दे देंगे। ठीक है ना, जमीन लिख देता हूँ, जमीन का हम टुकड़ा देंगे सैनिकों को, हम पैसा नहीं देंगे। ठीक। तो हुआ क्या? तो इक्ता व्यवस्था तो इतना समझ गए कि वेतन के बदले भैया हम जमीन देंगे, उसको बेचो खाओ, जो करना हो करो। इल्तुतमिश ने लागू की थी। इसी इक्ता व्यवस्था की जांच किसने करवाई थी? अगर आपसे पूछता है जांच किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी बलबन ने। समझिएगा बहुत अच्छे से, किसने करवाई? बलबन ने। ठीक। अब इक्ता व्यवस्था को आवंटन बंद कर दिया, समाप्त किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जाहिर सी बात है कि जब नगद वेतन के बदले इक्ता दे रहे हो और इक्ता अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया, तो जो इक्ता के बदले क्या देगा? तो भाई नगद वेतन देगा, सिंपल सी चीज है। तो अब आपसे क्या पूछेगा कि नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। याद रखना है, इक्ता व्यवस्था क्या थी? वेतन के बदले जमीन देना। किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने। इसी इक्ता व्यवस्था की जांच करवाई थी बलबन ने, केवल जांच करवाई थी और कुछ नहीं करवाया था। ठीक है। और इसी इक्ता व्यवस्था को बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और नगद वेतन देना शुरू किया। और नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान कौन माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कहते हैं हम लोग राशनिंग प्रणाली। क्या कहते हैं? राशनिंग प्रणाली। जो आज आपको राशन मिलता है, वो राशन की प्रणाली भैया अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी पहले। ठीक। क्या होता था कि जब अकाल पड़ जाता था, अकाल के समय
राशन बांटा जाता था, उसी को राशनिंग प्रणाली बोलते थे। सिंपल सी चीज थी, और इसको शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारे कार्य किए थे, आपने अगर डिटेलिंग पढ़ी हो तो आपको पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही राशनिंग प्रणाली शुरू की थी अकाल के समय, और इस राशनिंग प्रणाली का जो अधिकारी होता था, समझिएगा, इस राशनिंग प्रणाली का जो अधिकारी होता था, जो कोटेदार होता था शुद्ध भाषा में, आज की डेट में बोलते हैं जो, वो उस समय कहते थे परवाना नवीस। अगर आपसे पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संचालित राशनिंग प्रणाली का अधिकारी कौन होता था निम्न में से, तो परवाना नवीस। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं लेटेस्ट, अगर आप आर खास दे रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर, चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? ये प्रश्न लेटेस्ट आया हुआ है, देखो आर री एग्जाम 2016, तो री एग्जाम हुआ था इसका 2020 में, ठीक है, और पहले भी आ चुका है, तो रिपीटेड प्रश्न है। खलीफा उल्लाह, तो याद रखना है, सिंपल सा आपने पढ़ा होगा कि स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था किसने? मुबारक खिलजी ने। खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान, खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था ये, अंतिम सुल्तान। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया या खलीफा उल्लाह का पद धारण कर लिया, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर, नेक्स्ट अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? और ये तो आपका लेटेस्ट ही पूछा गया प्रश्न है, समझिएगा, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ये प्रश्न आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पूरा कंसेप्ट और पूरा आपको स्टोरी पता होगी, तभी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्या है, स्टोरी आपको सुननी है अच्छे से। अभी मैंने पिछला प्रश्न बताया है कि भैया खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। क्लियर, इसने क्या किया? गुजरात का एक हिंदू शासक था, गुजरात का हिंदू शासक क्या, एक हिंदू था। इस हिंदू को क्या किया कि इस्लाम स्वीकार करवाया, समझिएगा बहुत अच्छे से, इस्लाम स्वीकार करवाया। और जब इस्लाम स्वीकार करवाया तो इसी एक हिंदू व्यक्ति का नाम क्या रख दिया? जब इस्लाम स्वीकार करवाया तो भाई मुस्लिम नाम रखेगा, तो इसका नाम रख दिया नासिरुद्दीन खुशरव शाह, खुशरव शाह, इसका नाम रख दिया, ठीक, और इसे अपना नायाब नियुक्त कर दिया। अब हुआ ये कि इसी नासिरुद्दीन खुशरव शाह ने 1320 ईस्वी के करीब मुबारक शाह, जिसने इसको इस्लाम कबूल करवाया था और खिलजी वंश का अंतिम शासक, मुबारक शाह की हत्या कर दी। समझिएगा, क्या कर दी? हत्या कर दी, और स्वयं सुल्तान बन गया। ये क्या हो गया? स्वयं सुल्तान बन गया। फिर से समझो, मुबारक शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, ये गुजरात से एक हिंदू व्यक्ति को लाया और इसको इस्लाम कबूल करवा दिया। इस्लाम कबूल करवा दिया तो नाम रख दिया नासिरुद्दीन खुशरव शाह, और इसी नासिरुद्दीन खुशरव शाह ने 1320 में मौका देखकर मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद खलीफा का सेनापति एक उपाधि धारण कर दी, खलीफा का सेनापति। क्लियर है? अब समझिए, एक नए पेज पे बताता हूं। यही जो खुशरव शाह था, खुशरव शाह जो कि हिंदू शासक हुआ करता था, लेकिन जबरदस्ती इसको मुस्लिम बनाया गया। शासक बनने के बाद भाई इसने मार दिया, बदला ले लिया। तो सुल्तान बनने के बाद क्या किया? पहला काम, खलीफा का सेनापति उपाधि धारण की, खलीफा का सेनापति। ये क्या है? ये एक उपाधि धारण की इसने, ठीक है, ये आपको पता हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि ये बताओ दिल्ली सल्तनत का प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन है? तो वो कौन है? खुशरव शाह है, नासिरुद्दीन खुशरव शाह। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक, भाई ये भारतीय था, गुजरात का रहने वाला था, बिल्कुल देसी आदमी, ठीक है। कौन है? खुशरव शाह। फिर क्या हुआ? खुशरव शाह की हत्या कर दी,
किसने हत्या की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी और फिर तुगलक वंश की स्थापना हुई आगे चल के। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि किस शाही महलों में, किसके शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो भाई जाहिर सी बात है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह जन्म से हिंदू था, अब बाद में बन गया सुल्तान। जब सुल्तान बन गया तो शाही महलों में रहने लगा, तो भाई पहले से तो हिंदू है, तो क्या मुसलमान की पूजा होगी? नहीं भाई, ये हिंदू देवताओं की पूजा करेगा। जो इसके ऊपर अंकुश लगाने वाला मुबारक सा खिलजी था, जिसने इसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था, वो तो मर गया, मार दिया। तो जाहिर सी बात है, ये शासक बन गया, सुल्तान बन गया, पूरी पावर इसके हाथ में आ गई, तो हिंदू देवताओं की पूजा करेगा कि नहीं करेगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, आप डायरेक्टली आप सोच नहीं सकते इसको, आपको काफी थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोचने में कि भाई दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है, दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक है, तो पूरा एक माइंड मैप में रिवीजन करना पड़ेगा कि कौन कौन से शासक हुए। क्लियर है? तो उनमें से जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, यही एक है जो भैया हिंदू था, बाद में मुस्लिम बन गया और हिंदू देवताओं की पूजा करने लगा। क्लियर? चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? और ये क्वेश्चन देखो पीसीएसजे 2023 में आया हुआ प्रश्न है, लेटेस्ट है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए, आपको जजिया कर के बारे में खूब पता होगा कि पहली बार किसने लगाया, किसने लगाया, किसने अंतिम बार हटा दिया, लेकिन यहां बोला गया है कि ब्राह्मणों पर पहली बार लगाया गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, तो समझिएगा अच्छे से। अगर मैं जजिया कर की बात कर लूं, जजिया कर, तो जजिया कर पहली बार किसने लगाया? तो पहली बार लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब आक्रांता था, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर लगाया। और अंतिम रूप से हटाया किसने, मैं यहीं पर बता दूं कि अंतिम रूप से हटाया किसने जजिया कर को? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने हटाया है। उत्तरकालीन मुगल शासक है मोहम्मद शाह रंगीला, इसने अंतिम रूप से हटाया था। क्लियर है? ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। लेकिन हमसे यहाँ बोला गया है कि जजिया कर को ब्राह्मणों पर पहली बार किसने लगाया, तो आपको मैं अगले पेज पे ले चलता हूं, थोड़ी सी बातें हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक है। और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत काल का अकबर कहा गया। ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल का अकबर कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का अकबर या दिल्ली सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को किस इतिहासकार ने कहा है? ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बोला है हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन। ये 2 इतिहासकार हुए हैं जिसको दिल्ली सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा है, हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने। हेनरी इलियट के बारे में मैं पिछली बार बता चुका हूं कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। ये स्टेटमेंट भी किसने दिया है? हेनरी इलियट ने दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसकी कुछ चीजें। पहली चीज, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला यही है फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार लगाया, पहली बार। क्लियर? दूसरी चीज, सिंचाई, खेतों में सिंचाई होती थी, तो सिंचाई कर लेने वाला प्रथम सुल्तान। अब जो सिंचाई कर लेता था, जो टैक्स लेता था, इस टैक्स का नाम क्या था? याद रखना है, हक ए शर्ब। और ये यूपी पीसीएस में हजारों बार पूछा गया प्रश्न है कि हक ए शर्ब क्या था? एक सिंचाई कर था, ऐसे पूछा गया है। हक ए शर्ब क्या था? एक सिंचाई कर था। ठीक है, ये जो लिया जाता था, ये उपज का 1/10 लिया जाता था। ठीक है, तो ये भी अगर आ जाए तो देख लेना है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक जो था, केवल शरीयत में उल्लेखित
4 कर लेता था, 4 कर लेता था। मतलब समझे कि जो शरीयत में 4 टैक्स उल्लेखित थे, जो मुसलमानों का शरीयत होता है, आपने पढ़ा ही होगा, मतलब आपने सुना होगा, पढ़ा क्या होगा, जो शरीयत होता है ना, उसमें जो 4 टैक्स थे वही लेता था। अब ये 4 टैक्स कौन कौन थे? तो जाहिर सी बात है, एक तो कर इसने लगाया जजिया, तो जजिया तो होगा ही होगा, जजिया था। उसके बाद एक था जकात, एक था खराज, और एक था खुम्स जो कि लूट का कर था, खुम्स। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टैक्स लेता था। तो यहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले तो ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा गया, किसने कहा? तो ब्राह्मण पर जजिया कर पहली बार लिया था, सिंचाई कर लिया था पहली बार, और सिंचाई कर को के सर्व कहा गया, उपज का 1/10 लेता था। और केवल शरीयत में जो 4 उल्लेखित टैक्स थे वही लेता था, जो कि जजिया, जकात, खराज, खुम्स था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया प्रश्न था कि जजिया का लगाया पहली बार, तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? अब सही हो गया आपका प्रश्न। चलिए आगे देखें। दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण लिखा है? जिसने अपना आत्मविवरण लिखा है। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल की कुछ पुस्तकें हैं प्रमुख, ये मैं आपको अलग से कराऊंगा अगले टर्न पे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, यहां से भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण लिखा है? तो याद रखना है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही अपना आत्म विवरण लिखा है। एक प्रश्न पढ़ा होगा आपने, एक मिनट में लिख देता हूं। फुतुहात ए फिरोज शाही, इसने जो अपना आत्म विवरण लिखा है ना, वो यही है, फुतुहात फिरोज शाही। किसने लिखा? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपने कई बार मिलान वाले प्रश्नों में देखा होगा। फुतुहात फिरोज शाही किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द राइट। और फिरोज शाह तुगलक ने कई चीजें की, प्रसिद्ध नगरों के निर्माण करवाए। कौन कौन से नगर? एक तो आपने पढ़ा होगा, जौनपुर का निर्माण करवाया था अपने भाई जौना खां की याद में। एक इसने फिरोजाबाद का निर्माण करवाया था, फिरोजाबाद, जिसको चूड़ियों का नगर बोला जाता है, सुहाग नगरी बोला जाता है। ठीक है, और एक हिसार, हिसार का भी इसने निर्माण करवाया था। फतेहाबाद का भी निर्माण करवाया था इसने, फतेहाबाद। तो ये सब चीजें इसने करवाई थी। क्लियर है? चलिए आगे देखें। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब तैमूर ने आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो देखिए, तुगलक वंश, तुगलक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है? तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो ये है भैया नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है ना, नासिरुद्दीन महमूद, ये कौन है? तुगलक वंश के अंतिम शासक है। इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर कौन था? मंगोल शासक था, मंगोल। तो तैमूर ने क्या किया? आक्रमण किया। तो पहली बात तो यही सिंपल पूछा जाता है कि तैमूर आक्रमण कब हुआ? 1398 में हुआ। सन बहुत बार पूछा गया है। तैमूर के आक्रमण का समय किस वंश का राजस्व था, या कौन सा वंश चल रहा था? तो तुगलक वंश चल रहा था। तैमूर के आक्रमण के समय किस जो शासक था वो कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद शासक था। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? और तुगलक वंश जैसे ही तैमूर आया, वैसे तुगलक वंश का अंतिम शासक ये भी समाप्त हो गया, और तुगलक वंश के बाद फिर सैयद वंश शुरू हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे देखें। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के तो पूरा आपको डेटा याद होना चाहिए कि कौन कौन से कब कब शासन हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका पेट में भी पूछा गया है, जो यूपी पेट होता है ना, तो ये प्रश्न उसमें भी आ चुका है। तो काफी इजीएस्ट प्रश्न है और ये पता ही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश। क्रम इनका बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का क्रम बताइए। तो पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और सबसे लास्ट में लोधी वंश। इसके बाद फिर मुगल शुरू हो जाते हैं। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 तक है। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश का 1290 से शुरू होता है,
1290 से 1320 तक है। उसके बाद इनका 1320 से शुरू होता है, 1320 से 1414 तक है, और फिर 1414 से 1451 तक है, और फिर 1451 से 1526 तक है। फिर 1526 में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसमें क्या है, फिर ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, फिर मुगल आ जाते हैं। इसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। मैं लिखूंगा नहीं, आपको बोल दे रहा हूँ। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिजिर खां, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। ये सब आपको पता है। अब आपसे बोला गया है कि सबसे अधिक किस वंश ने शासक किया, तो किस वंश ने सबसे अधिक तक शासन किया है? तो याद रखना है तुगलक वंश। मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे अधिक समय तक इन्होंने ही शासन किया। सबसे कम समय तक शासन किसने किया? तो खिलजी वंश। सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया। बस इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमसे यहाँ पूछा क्या गया था? सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये स्टेटमेंट किसका था? तो मैंने फिर बताया है कि ये वाले इस टाइप के स्टेटमेंट के लिए आपको एक बार स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हुआ क्या था इसमें, देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, ठीक है? तो देखिए, एक है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक है, और एक है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? अमीर खुसरो के गुरु हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक के भी गुरु हैं। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में क्या था? मतभेद, विवाद, ठीक है? और फिर गयासुद्दीन तुगलक चले गए कहाँ? बंगाल अभियान में। कहाँ चले गए? एक बंगाल अभियान में चले गए ये, ठीक है? इस बंगाल अभियान जाने के समय इनको कुछ पता चला कि जो निजामुद्दीन औलिया हैं ये हमारे लड़के को भड़का रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन का लड़का था, पुत्र था। हमारे लड़के को भड़का रहे हैं और गलत सलक सिखा रहे हैं, जो भी बातें हुई, और इनमें ऑलरेडी मतभेद था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने, अभी शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, तो निजामुद्दीन औलिया को बोल दिया भाई चले जाओ यहाँ से, ये जो राज्य छोड़ दो दिल्ली। अब निजामुद्दीन औलिया जो थे एक गुरु थे, ठीक है, संत टाइप के थे। इन्होंने एक श्राप दे दिया, क्या दे दिया, जो भी हुआ हो। तो इन्होंने क्या बोला था गयासुद्दीन तुगलक से, या भिजवाया था बोल के कि भैया दिल्ली अभी दूर है, मतलब तुम तो अभी बंगाल में हो, तुम पहले दिल्ली तो पहुंचो। और ये दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। फिर समझ रहे हैं, जब ये दिल्ली वापस आ रहे थे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उनका पुत्र था, तो इसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बना दी थी। दौलताबाद, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने भी एक नगर बसाया था, उसका नाम था, गयासुद्दीन तुगलक ने नगर बसाया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसका नाम था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। जब ये दिल्ली वापस आ रहा था तो इसी तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसी लकड़ी के महल में ये पहले प्रवेश किए, और वो लकड़ी का महल पूरा ढह गया और इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। मतलब ये दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। तो एक तरीके से ये माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का श्राप लग गया था कि भैया अभी दिल्ली बहुत दूर है, हमको तुम निकालने चले हो। इस वजह से यहाँ पर दिल्ली अभी दूर है, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है? आपको स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुबतुल इस्लाम रखा था? तो जैसा कि मैंने भी बताया कि देवगिरी को राजधानी बना ली थी और इसी को कुबतुल इस्लाम रख दिया था। नाम किसने रख दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, यह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, लेकिन इसकी जो योजनाएं थी वो असफल होती गई। इसकी योजनाएं जो थी ना, योजनाएं वो कैसी होती गई? असफल होती गई।
और था ये बहुत पढ़ा लिखा, तो एक तरीके से इसकी किस्मत नहीं सही थी ये कह सकते हैं। जैसे इसने क्या किया, पहले राजधानी चेंज की देवगिरी की, ठीक है। एक सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी इसने, आपने पढ़ा होगा सांकेतिक मुद्रा। इसने एक सोन घर की स्थापना करवाई थी, अकाल संहिता था सोन घर। इसने दीवान ए कोही, कृषि विभाग एक बनवाया था, दीवान ए कोही, ठीक है। ये क्या था, कृषि विभाग था, पूछा गया प्रश्न। और जैसा कि खगोल शास्त्र, गणित, गणित में, आयुर्विज्ञान में, सब में माहिर था, लेकिन इसकी योजनाएं असफल होती गई, इस वजह से ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। ठीक इसी वजह से इसको कई सारी उपाधियां दी गई, जैसे एक उपाधि इसको दी गई अभागा आदर्शवादी सुल्तान, अभागा शासक, जिसका भाग्य साथ में ना हो, अभागा शासक बोला गया। रक्त पिपासु बोला गया, रक्त पिपासु इसको बोला गया, ठीक है। तो ये कुछ उपाधियां इसको बोला गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का रक्त पिपासु या दिल्ली सल्तनत का अभागा शासक किसको बोला जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। क्लियर है। और जब इसकी मृत्यु हो गई तब एक इतिहासकार हुए बदायूनी, उन्होंने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्यों मुक्ति मिल गई? क्योंकि जो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है उसका, ठीक है। इसी वजह से बोला गया था कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बदायूनी का ये स्टेटमेंट था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया और यह उसकी उपचार से ठीक नहीं होता, वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने के लिए कोशिश करता है तो कुछ और ही हो जाता है। तो अगर आपने सिंपल स्टोरी पढ़ी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैंने भी अभी जो आपको स्टोरी बताई है उससे भी समझ में आ गया होगा ये किसने कहा है। ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, सिंपल, कि भाई हम कुछ करने जाते हैं तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, वैद आता है सर ठीक करता है तो कोई और बुखार हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये। और ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बुक पर नहीं मिलने वाले कि आप कोई भी बुक पढ़ो समझ में आ जाए, नहीं, ये आपको कोई ना कोई स्टोरी बताए या तो उससे समझ में आ जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ सिंपल जितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना, और या तो आप खुद से पूरा का पूरा पढ़ो शुरुआत से, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पर कवर कर लो, जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं कवर करवा दूंगा। चलो आगे देखो। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। इसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की। देखिए अभी मैंने बताया ये स्टेटमेंट आया था किसका, बदायूनी का, और ये किसका है, मोहम्मद बिन तुगलक का, कि भाई प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि असफल होते जा रहे थे। क्लियर। चलिए आगे देखें। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, 1333 ईस्वी में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहां पे है? अफ्रीका में है। इब्न बतूता की एक पुस्तक है, एक रचना है, उस रचना का नाम क्या है? रेहला। रेहला याद रखना है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक चीजें हैं। क्लियर। नेक्स्ट। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। तो ये भी एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न है कि इतिहासकार एक जियाउद्दीन बर्नी हुए, और इन बर्नी के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी गई है, अभी बताता हूँ। जैसे तो बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो बर्नी किसके शासनकाल के समकालीन थे? ये समकालीन थे भैया फिरोज शाह तुगलक, जिनको सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया, इसी के समकालीन है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी एक इतिहासकार है, तो बर्नी की पहले तो रचनाएं हमें याद होनी चाहिए, जो कि आपसे हजारों बार पूछी गई है प्रश्न में। एक रचना है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही, और एक है फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। ये आपका वीडियो का जो पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, तो ये वनडे एग्जाम लायक प्रश्न है, इसको याद करने करना है। बर्नी की प्रमुख रचनाएं तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी। और इतिहास, और फिरोज शाह तुगलक ने ही अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम क्या है? फुतुवात फिरोज शाही। ये भी मैं बता चुका हूँ, फुतुवात फिरोज शाही। क्लियर। तो बर्नी इसी के समकालीन है, तो बर्नी ने इसी को आदर्श सुल्तान बोला है।
उसके बाद एक स्टेटमेंट याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक FST ने बर्नी को जेल में डाल दिया था, जेल में डाला था। अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने समकालीन इतिहासकार को जेल में डाला था, तो वो फिरोज शाह तुगलक ही है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखें। नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विभागों से, रचनाओं से तो क्वेश्चन आजकल बन ही रहे हैं, तो विभाग अच्छे से पता होने चाहिए। देखते हैं। तो देखिए, पहला है दीवान खैरात। दीवान खैरात ये क्या विभाग था? तो ये था भैया दान विभाग। दान विभाग मतलब जो गरीब होते थे तो उनको दान किया जाता था, ये दान विभाग था। क्लियर है? अब ऐसे भी आप देखो, खैरात कहते नहीं यार, खैरात बट रही है क्या, फ्री में आ जाते हो, खैरात बट रही है तो खैरात मतलब दान दे रहा हूँ क्या, इस वजह से। ठीक है, तो नाम से आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हो। अब फिर है दीवान बगदान, बी में लिखा हुआ है दीवान बगदान। दीवान बगदान क्या है? ये है दास विभाग। दास विभाग मतलब पूरे नौकर जो होते थे यहीं से नियुक्त होते थे। और उसके बाद है दारुल सिफा। दारुल सिफा क्या था? याद रखना, ये एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल जहां पर निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था थी, निशुल्क। ये अच्छी बात थी। किसने करवाई थी? अभी देखते हैं। उसके बाद है रोजगार कार्यालय, जहां पे मतलब ये खासकर बेरोजगारों के लिए था कि नौकरी दी जाए। और ये चारों बहुत ही अच्छे विभाग थे, और ये चारों भैया किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये चारों विभागों का जो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्लियर है? फिरोज शाह तुगलक ने इन चारों विभागों के अलावा एक विभाग और प्रमुख है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दीवान इस्तिहाक। इस्तिहाक, ये दीवान इस्तिहाक क्या था? ये था एक पेंशन विभाग, पेंशन भी मिला करती थी, पेंशन विभाग। ठीक है, तो ये भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने एक, यहां लिख देता हूं, PWD का निर्माण करवाया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, PWD। ठीक है ना, सड़क वड़क बनाने के लिए। तो उस समय PWD विभाग भी बना था, जिसको सार्वजनिक निर्माण विभाग बोला जाता है हिंदी में। क्लियर है? तो इतनी ज्यादा चीजें की थी, इसी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें की थी। अकबर ने भी काफी चीजें की थी, जब मुगल आएगा तो आगे बताऊंगा मैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना इसके बारे में। आगे देखें अगला प्रश्न। टोपरा और मेरठ के 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? सिंपल क्वेश्चन है कि दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ दोनों अशोक के जो मौर्य स्तंभ हैं, ये दिल्ली लेकर आया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें की थी इसने। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था? कहने का मतलब है कि सबसे अधिक उत्थान इसी राजवंश के समय में हुआ, तो वो राजवंश था भैया तुगलक वंश। ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे अधिक शासन किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, एक चीज याद रखना, सबसे अधिक शासन तुगलक वंश ने किया था, वो ठीक है। सबसे अधिक चरमोत्कर्ष तुगलक वंश में हुआ, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ किस काल में हुआ? तो वो भी तुगलक वंश के काल में हुआ, क्योंकि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसके समय में कौन आ गया था? तैमूर आ गया था। इस वजह से वहां से क्या हुआ? डाउनफॉल शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत का। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो भी तुगलक वंश में ही शुरू हुआ था, और चरमोत्कर्ष भी तुगलक वंश में ही मिला था। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो ध्यान रखना है, जो लोदी वंश था ना, यही प्रथम अफगान मूल के थे। और लोदी वंश की जो संस्थापक थे वो था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, और लोदी क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है, तो बहलोल लोदी प्रथम अफगान मूल के थे। अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की है, तो आप करना है शेर शाह सूरी। ठीक है, जब मुगल आएगा तो मैं इसके बारे में काफी डिटेल बताने वाला हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना है, प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना लोदी वंश ने की, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही थी? विनिमय का माध्यम रही थी मतलब एक ऐसी कौन सी मुद्रा थी, किसकी मुद्रा थी जो अकबर के काल तक चली थी? ऑप्शन देखोगे तो मिलेगा फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक।
इसका मतलब है अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मुद्रा अकबर के समय तक चली थी, तो भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखना है कि वो शासक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने सिक्के चलाए थे, उसका नाम ही था बहलोली प्रकार के सिक्के, बहलोली प्रकार के सिक्के, और ये सिक्के अकबर के काल तक चले थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की? गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था, कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी सेकंड नंबर का शासक है लोदी वंश का। क्लियर है? और ये देखो कितनी बार आ चुका है ये प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? तो देखिए, आपने सिख धर्म अगर पढ़ा है तो सिख धर्म में कुल गुरुओं की संख्या कितनी है? 10 है। जिसमें से प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव ने स्थापना की है। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, गुजरावाला में। तो नॉर्मल सी बात है। और सिख धर्म आपको पढ़ना है, 10 के 10 जो गुरु हुए हैं उनके बारे में 1-2 पॉइंट आपको जानना जरूरी है, पूछा जाता है। ठीक है, तो गुरु नानक जो है, मैं यहां लिख देता हूं, गुरु नानक 1469 से 1538 तक ये थे, और ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो अगर आपसे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, सिख धर्म की स्थापना, जबकि तो उस समय कौन था शासक? या तो ऐसे पूछ लेगा कि गुरु नानक के समय में या गुरु नानक निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? याद रखना है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्लियर है? ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली का पहला सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो भैया वो इब्राहिम लोदी था, और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम था। इसके बाद मुगल आ गए। तो दिल्ली सल्तनत में भैया केवल एक ही सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, शुद्ध भाषा में बोले तो। बाकी सब नहीं मारे गए क्या? तो भैया बाकी सब जो मारे गए थे ना, वो मारे गए थे कोई बीमारी के कारण, कोई पीठ पीछे वार के कारण। जैसे 1-2 नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या घोड़े से गिर कर मरा, बताइए। और जैसे एक याद आ रहा है मुझे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था, ठीक है ना, पीठ पीछे ही मार दिया था। तो या तो पीठ पीछे मारे गए कुछ, या तो बीमारी के कारण मारे गए। इब्राहिम लोदी एक ऐसा था जो युद्ध में मारा गया था, वो भी पानीपत के युद्ध में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? थोड़े से यहाँ से हम लोगों के स्थापत्य वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार कुकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दिल्ली में, और ये पहली चीज 5 मंजिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। कुतुब मीनार के निर्माण में किसने किसने सहयोग किया था? तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद सेकंड नंबर पे इल्तुतमिश, उसके बाद थर्ड नंबर पे फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 तरीकों से, एक तो आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेगा और दूसरा आपको गुप्त वंश में मिलेगा। समझिए कैसे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। है कहां पर? दिल्ली में है। एक मिलता है मेहरौली का स्तंभ लेख, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख कहां का है? दिल्ली का है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में। इसी स्तंभ लेख में एक चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिए, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, केवल चंद्र लिखा हुआ है। और ये चंद्र कौन है? ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में, और इसी दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही क्या है? मेहरौली स्तंभ लेख है। तो दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है, जो कि मेहरौली का लौह स्तंभ है, इसमें किसका नाम है? किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दिल्ली सल्तनत वाला
और ये गुप्त वंश वाला। ठीक है, आप समझिए एक और चीज। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि मेहरौली के स्तंभलेख, जो या दिल्ली में स्थापित मेहरौली के स्तंभलेख में चंद्र नामक राजा का उल्लेख किस नाम से है? अब आपको ऑप्शन देगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो यहाँ पे 3 चंद्रगुप्त आ गए ऑप्शन में, तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखें। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों, प्रस्तर मतलब पत्थर, पत्थर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित है? ये क्वेश्चन मैं पिछली बार बता चुका हूं, जो मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था। तो पहले तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। तो कभी भाई यही पूछ लेता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक झोपड़ी, एक मस्जिद, एक घर है। तो मस्जिद पहली चीज। कहाँ पे है? अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है ना, ये सिंपल हो गया। आप समझो दूसरी। ठीक है, इतना समझ गए कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद एक चौहान वंश का शासक है। किस वंश का है? चौहान वंश का। इस शासक का नाम क्या है? विग्रह राज। विग्रह राज फोर्थ बोल देते हैं, और इसी की एक उपाधि है बीसल देव। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीसल देव। इसने क्या करवाया था? अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी विग्रह राज की एक रचना है, एक नाटक है, उसका नाम क्या है? हरकेली के नाम से। किस नाम से? हरकेली के नाम से। ठीक, और इसी संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर, समझिएगा, इसी विद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, इसी को तोड़कर। तो आज जो आप 2.5 दिन का झोपड़ा देखते हो, वो भैया संस्कृत विश्वविद्यालय था, और संस्कृत विश्वविद्यालय में हरकेली नाटक की रचना की थी। तो वही पूछा गया है कि 2.5 दिन के झोपड़े में, मस्जिद में किस नाटक के अंश मिलते हैं? तो हरकेली के अंश मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसी को तोड़कर बनवाया गया था। क्लियर है? तो क्वेश्चन काफी घुमा कर पूछा गया है। तो जब आपको स्टोरी पता होगी तभी आप कर पाओगे। तो जहां जहां स्टोरी आ सकती है मैं आपको छोटी छोटी बता देता हूं। क्लियर है? आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? मतलब कौन, किस कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण नहीं करवाया है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। कुतुब मीनार, ये दोनों दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन अलाई दरवाजा जो है, ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी है। देखेंगे बहुत अच्छे से, और इनको सॉल्व कैसे करना है वो भी देखो। पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो सबको पता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्लियर? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सीरी फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी, ये मैं भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। अब आपको सन अगर नहीं याद है तो आप इससे थोड़ा सा मिलान करो। कैसे करोगे? देखो, जैसे ही आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो पहले नंबर पे कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। आपको पता है पहले नंबर पे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। तो अगर हम मिलान करें तो या तो पहला पहले नंबर पे आना चाहिए, दूसरा दूसरे नंबर पे आना चाहिए, और चौथा तीसरे नंबर पे आना चाहिए, पहली कंडीशन। या कुव्वतुल इस्लाम हो सकता है उसने पहले बनवाया हो, 2.5 दिन का झोपड़ा बाद बनवाया हो, और उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, और उसके बाद इल्तुतमिश के बाद मतलब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश में सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी सबसे लास्ट में आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाली सीरीज रहने वाली है, मतलब लास्ट में 4 और 3 आने वाले हैं। तो 4 और 3 आने वाले हैं, तो ये 3 4 है लास्ट में, हटा दो, 3 4 है, हटा दो, 4 3 इसमें है, 4 3 इसमें है। अब कंफ्यूजन वाली आई स्थिति पहले और दूसरे में कि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले बनवाया था कि कुव्वतुल इस्लाम
मस्जिद पहले बनवाई थी। तो बहुत अच्छे से याद करना है कि सबसे पहले बनवाई थी उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेट की जरूरत पड़ेगी। कैसी डेट? कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी है 1192 में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना है 1194 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही। क्लियर है? मैंने क्या बोला, 90% चांस होते हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन सही ही होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर जैसे बी और सी में कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अजमेर, कुव्वतुल इस्लाम। तो भैया अजमेर में तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, कुव्वतुल इस्लाम तो दिल्ली में है। बस पहला ही सही नहीं है, ऑप्शन इज द राइट। बाकी अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है और जामा मस्जिद, एक जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। बाकी बहुत सारी जामा मस्जिद है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट, सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। जैसे मैंने बताया था कि वही है कि आपको या तो सीरीज पता हो, सबके कालक्रम पता हो, टाइम पीरियड पता हो, या सबके नाम पता हो किसने बनवाया है। देख लेते हैं एक बार। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अलाई दरवाजा अभी हम लोगों ने देखा है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद कोटला फिरोज शाह से आपको नाम पता चल रहा होगा, मैं यहां बता देता हूं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और सबसे सिंपल आपने जरूर पढ़ा होगा कि भैया हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो दीन पनाह पुस्तकालय किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था। बस चारों हमें पता चल गया, मिलान करो। कैसे करोगे? सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, एक कर दो। एक पहले नंबर पे आएगा तो एक पहले नंबर पे आएगा तो एक को तो पैसे ही काट दो। उसके बाद आना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि गुलाम वंश के बाद खिलजी आएगा। एक के बाद चार आएगा और एक के बाद चार आएगा तो बी नहीं है, सी नहीं है, बचा क्या? ऑप्शन डी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक मतलब तुगलक वंश आएगा और सबसे लास्ट में फिर मुगल वंश चालू हो जाता है दिल्ली सल्तनत के बाद, तो दो आएगा। 1432 ये सही सीरीज है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, एक तरफ स्मारक है एक तरफ निर्माता है, मिलान करना है, देख लेते हैं। देखिए अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद है कहां पर? जौनपुर में है। जौनपुर में किसका शासक हुआ? सरकी शासकों का शासक हुआ। तो इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। ए का दो, ए का दो जैसे ही हुआ तो ए काट दो, डी काट दो। देखो लेटेस्ट आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद छोटा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद शायद ना याद हो आपको, लेकिन अदीना मस्जिद जरूर याद होगी। अटाला मस्जिद, अदीना मस्जिद, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सिकंदर शाह ने। डी का तीसरा, और डी का तीसरा जैसे ही हुआ बस ऑप्शन बी इज द राइट। तो बी का हो गया चौथा, छोटा सोना मस्जिद आपकी वली मोहम्मद और कदम रसूल आपके नुसरत शाह। ना भी याद हो तो आपको ए डी काफी फेमस क्वेश्चन है, ये जरूर याद होगा। नेक्स्ट, शासक है और एक तरफ भवन है, देखते हैं। देखिए ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? किलोखरी, सीरी दुर्ग, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सुल्तानगढ़ी। तो जाहिर सी बात है अढ़ाई दिन का झोपड़ा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लगातार। ए का चौथा, सॉरी ए का तीसरा, ए का तीसरा है तो बी हट गया, डी हट गया। बी इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बी का चार हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग बनवाया था दिल्ली में, तो डी का दूसरा, डी का दूसरा मतलब ऑप्शन ए इज द राइट। और बाकी बलबन ने किलोखरी का दुर्ग बनवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट, भवन है निर्माण करता है, ये भी देख लेते हैं। और ये तो लेटेस्ट 22 में पीसीएस में आया हुआ है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। ए का तीसरा, ए का तीसरा, तो ए हटा दो, सी हटा दो। उसके बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डी का दूसरा, डी का दूसरा, तो बस डी का दूसरा किस में है? ऑप्शन डी में है ना। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का दूसरा। हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना, ये थोड़े से क्रम बिगड़े हुए लगे हैं तो साफ साफ एक बार देख लो अच्छे से। ए का तीसरा है और डी का सबसे लास्ट में ये दूसरा है, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। जब ये वाली सीरीज आएगी ना कि मिलान करने को चार चार देगा, मैं दावा करके बोल सकता हूं कि दो आपने पढ़े ही होंगे,
और बस 2 आपको जैसे ही सटीक मिला आपको आंसर यहां से मिल जाएगा 100%। क्लियर है? बस यही क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। बाकी चाहे जितना पढ़ते रहो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए। क्लियर है? तो अगला देखें। अगला हमारा कुछ नहीं है, समाप्त, एंड होता है आज की क्लास का। तो एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री को काफी अच्छे से कवर किया और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिले, ऐसे प्रश्न मिले जो एग्जाम में आने वाले हैं लगभग। ठीक है, ARO का जैसा लेवल रहता है वैसा हम लोगों ने आज प्रश्नों को किया और सॉल्व करने का तरीका भी देखा। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना अगर ना किया हो तो। ठीक है, और लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज ये जो क्लास हुई है ये सैटरडे की क्लास थी, सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से ये संडे को हुई। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है। तो आप लोग अगर ARO की तैयारी कर रहे हो, खासकर क्योंकि कई लोगों का लक्ष्य केवल ARO है, तो आपके लिए ये सीरीज रामबाण है। ठीक है, आप एक एक क्लास सब करके देख लो, तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं है। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।